नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। हम आपको बता दें कि हम भारतीय जलवायु का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले कि मैंने भारत में ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि को समझा। आज हम भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि किस प्रकार मौसम भारतीय उपमहाद्वीप में मौसम की जो क्रियाविधि है और बदलती है, और किस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु की प्रारंभ होता है, और उसके बाद कैसे वसंत ऋतु आता है, और उसके बाद कैसे फिर वर्षा प्रारंभ होती है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर समझिए क्या कि लिखा है कि 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे उत्तरायण होने लगता है और 21 जून तक कर्क रेखा पर ऊपर पहुंच जाता है। यानी 21 मार्च को विषुवत रेखा पर सूर्य चमकता है और उसके बाद 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत सूर्य चमकता है। इसके बाद क्या होता है कि इसके साथ साथ ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अतः इसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि अंतः उष्ण कटिबंधीय अविसरण क्षेत्र, ठीक है, भी सूर्य के उत्तर की तरफ खिसकने लगता है, जिससे कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ने लगती है। यानी जहां सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी वहां पर ITCZ भी होगा। यानी जिस दिशा में सूर्य जाएगा उसी दिशा में ITCZ साथ साथ खिसकेगा। यदि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य जाएगा तो ITCZ भी दक्षिणी गोलार्ध में ही जाएगा। हमने आपको ITCZ के बारे में विस्तृत रूप से पिछले वीडियो में बता ही चुके हैं। फिर हम बता दें कि सूर्य जिस जिस स्थान पर लंबवत पड़ता है और अधिक गर्मी पड़ती है, यानी वो जिस स्थान पे पृथ्वी पे सूर्य की किरणें अधिक पड़ेंगी वहाँ पर पृथ्वी धधकती रहेगी, यानी बहुत अत्यधिक गर्मी होगी, और गर्मी होगी तो उस स्थान को निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है। यानी वहाँ की जो वायु है वो ऊपर चली जाती है, तो उस स्थान को वायु दाब को भरने के लिए दूर दूर से हवाएं चलती हैं। और जब दूर दूर से हवाएं चलती हैं तो इस प्रकार चलती हैं और एक स्थान पे वहाँ पर आकर ऊपर को उठने लगती हैं, ठीक है। जब ये उठने लगती हैं तो इसी उठने वाले स्थान को हम ITCZ कहते हैं, ठीक है। तो यू पर उठती हैं क्योंकि यहाँ पर निम्न वायुदाब भरने के लिए दूर दूर से हवाएं आ रही। तो यही है कि जब उत्तरी उत्तरायण शुरू होने लगता है तो ITCZ भी उत्तरायण होने लगता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है कि 21 जून से पहले सप्ताह तक पश्चिमोत्तर भारत में विकसित ITCZ जब अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है तो ये दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यानी जब आपकी दक्षिण उत्तरायण होने लगता है, इसका मतलब है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जब सूर्य की किरणें राजस्थान के क्षेत्र में अधिकतम तेज पड़ने लगती हैं और लंबवत पड़ने लगती हैं, तो वहाँ पर बहुत गर्मी हो जाती है, जिस कारण से वहाँ पर ITCZ बहुत ही ताकतवर हो जाता है। और ये ITCZ का मतलब है कि वहाँ पर निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है। जब निम्न दाब उत्पन्न हो जाएगा तो दूर से हवाएं चलने लगेंगी, और उस हवाओं में जो हवाएं चलेंगी वो उस निम्न वायु दाब को भरने के लिए चलेंगी, ठीक है। तो वही है कि व्यापारिक पवनों के अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। कहाँ से? दक्षिणी गोलार्ध से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो फिर दूसरा नियम क्या है? दूसरा पॉइंट है कि फेरल के नियम अनुसार जब ये व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं तो ये अपने दाईं तरफ मुड़ जाती हैं और भारत में दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करती हैं। तो ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया। जैसे कि हम आपको बता दी, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, और ये आपकी मकर रेखा है। यानी इससे यहाँ से चलने वाली सूर्य जो हवाएं हैं वो आपका जो भारतीय उपमहाद्वीप है, आपका ये महाद्वीप उपमहाद्वीप यहाँ पर है, लेकिन जब हवाएं इधर से चलती हैं तो ये अपने आप में दिशा इस प्रकार से मुड़ जाती हैं, ये इस प्रकार से। तो उसी पॉइंट लिखा है कि जब व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं तो अपनी दाईं तरफ, यानी इस दिशा में जा रही थी लेकिन इस प्रकार से मुड़ जाती हैं, ठीक है, मुड़ जाती हैं और भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करती हैं। यानी आपका दक्षिण पश्चिम ये है, तो इधर से इसी प्रकार से प्रवेश करेंगी। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है कि सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून को केरल के मालाबार तट पर टकराता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। केरल कहाँ है? यहाँ पर है, और यहाँ पर आपका क्या है? मालाबार तट है, ठीक है। तो 1 जून को सबसे पहले जो मौसम है वो 1 जून को केरल के मालाबार तट पे
टकराता है और वर्षा करता है। वर्षा कैसे करता है कि जब आपको पता ही है कि ITCZ जो राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ पर अत्यधिक शक्तिशाली है। जब ये हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से समुद्र के ऊपर से प्रवेश करेंगी तो यहाँ से ये नमी चुरा लेंगी, यानी वहाँ से जो अब जल की मात्रा को अवशोषित कर लेंगी। और जब ये हवाएं किसी पहाड़ी से टकराएंगी तो वहाँ पे तेज बारिश करेंगी। तो ये मालाबार जो आपका 1 जून को जब केरल के मालाबार तट पर ये हवाएं टकराती हैं तो यहाँ पर ढेर सारी बारिश करती हैं, यानी 200-250 सेंटीमीटर से अधिक बारिश करती हैं। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। आगे लिखा है कि 15 जुलाई तक पूरा भारतीय उपमहाद्वीप के इसके प्रभाव में आ जाता है और 15 सितंबर तक ये वर्षा चलती रहती है। यानी ये हवाएं आपके ITCZ ही के कारण ही ये मौसम आता है और प्रारंभ होता है, और फिर ये हवाएं पूरे उपमहाद्वीप में 15 सितंबर तक वर्षा करती रहती हैं। पूरे भारतीय महाद्वीप में 15 जुलाई तक आ जाती हैं और 15 सितंबर तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा करती रहती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है कि दक्षिण पश्चिम मानसून भारत की 2 शाखाओं में प्रवेश करता है। यानी जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून वो आपकी 2 शाखाओं में विभक्त होकर भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करता है। तो उसी के बारे में चलते जानते हैं। तो वो पहली शाखा है आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा, और दूसरी है आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि जो एक शाखा आएगी वो इस प्रकार अरब सागर शाखा आएगी। ठीक है, मानसून की अरब सागर शाखा से, और एक आएगी आपकी पश्चिम बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, इस प्रकार से मानसून भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के बारे में जानेंगे। तो इसका जो पहला पॉइंट है कि सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर वर्षा करती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर शाखा है सबसे पहले किस तट पर टकराती है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि मालाबार तट पर कब टकराती है, 1 जून को। ठीक है, और इस शाखा से गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे पश्चिमी घाट पर वर्षा होती। तो हमने आपको बता दिया है कि जब अरब सागर शाखा पर दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा यानी आपके गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक, ये आपका उप भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण प्रायद्वीप भारत है। तो यहाँ से लेके आपके गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक पूरी तरीके से यहाँ बारिश करता है, और इससे बारिश होने के कारण पश्चिमी घाट बहुत ही विविधताओं से भरा पड़ा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। इसी पूरे पश्चिमी घाट से भारतीय उपमहाद्वीप में बारिश का प्रारंभ होती है और 15 सितंबर तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बारिश होती रहती है। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है कि 1 जून को केरल के मालाबार तट पर वर्षा करते हैं, तब इसे मानसून को प्रफोस्ट या मानसून प्रफोस्ट कहा जाता है। ठीक है, और 1 जून से 15 सितंबर तक पूरे पश्चिमी घाट में 200 से अधिक यानी 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, तो ये किस कारण हो रही है, ITCZ के कारण। ITCZ क्या है कि जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य उत्तरायण होने लगता है तो उसके साथ साथ वहाँ पर ITCZ उसी के साथ खिसकने लगता है। ITCZ क्या है कि मतलब जहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी वहाँ पर निम्न दाब उत्पन्न होगा। तो निम्न दाब उत्पन्न होगा तो उस निम्न दाब को भरने के लिए जिस दिशा से चारों दिशाओं से हवाएं चलेंगी, और यदि हवाएं वो समुद्र से ऊपर से आ रही हैं तो वो नमी प्राप्त कर लेंगी, यानी समुद्र से नमी ले लेंगी, नमी को चुरा लेंगी, और तो जब ये स्थल खंड से किसी से टकराएंगी तो वहाँ ढेर सारी बारिश करेंगी। तो ठीक है, उसी के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होने वाली वर्षा स्थलाकृति यानी ऊंचे पहाड़ों पर निर्धारित होती है। जब पवनें पहाड़ से टकराकर ऊपर उठती हैं तो इन पवनों में तापमान की कमी आ जाती है, जिसे एडियाबेटिक ताप ह्रास कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको हम बता दें क्या होता है कि एडियाबेटिक ताप ह्रास का मतलब है कि ये आपका जैसे कि पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट से ये हवाएं टकराती हैं, टकराने के बाद ऊपर उठती हैं यानी ऊंचाई पे जाती हैं। तो ऊंचाई जाने पर इनका क्या होगा, तापमान में कमी आ जाएगी। तापमान में कमी आने पर ये वर्षा की जो बूंदें हैं वो ठंडी पड़ जाएंगी, बूंद बन जाएगी, और वो यानी ठंडे होने पर मतलब क्या है कि
बूंद बन जाएगी, फिर बारिश होने लगेगी। और जब ये स्थल खंड के नीचे आएंगी तो क्या होगा, इसका जो स्थल खंड के होगा तो वाष्पीकरण होगा तो वर्षा नहीं होगी। तो ये एडियाबेटिक ताप राशि से कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट है कि तापमान में आई कमी से आर्द्रता संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में वर्षा होती है और इसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तो ये एडियाबेटिक ताप ह्रास का मतलब है कि जब जो वाष्प जो हवाएं हैं जो नमी में से परिपूर्ण हैं और वो जब किसी स्थलाकृषि से टकराती हैं तो स्थलाकृषि टकराने के बाद स्वाभाविक है वो ऊपर उठेंगी, ऊपर उठने से वो ठंडी होंगी, ठंडी होने से जो बूंद बनेगी और वो बूंद बनने से वहाँ पर बारिश होने लगेगी। ठीक है, तो आप एडियाबेटिक ताप ह्रास के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट के बारे में हम बात करें कि अरब सागर शाखा अरब सागर शाखा से होने वाली वर्षा दक्षिण से उत्तर की ओर घटती चली जाती है। यानी आपका जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है दक्षिण से इधर से उत्तर की तरफ घटती चली, यानी सबसे ज़्यादा दक्षिण में होगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे उत्तर में बहुत ही कम होगी। तो वही लिखा है कि उत्तर की ओर घटती चली जाती है क्योंकि दक्षिण की तरफ चोटियाँ अधिक ऊंची हैं, अतः पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग पे अधिक वर्षा करेंगी। जहाँ पर चोटियाँ अधिक होगी वहाँ पर बारिश अधिक होगी, क्योंकि वहाँ वायु टकरा जाएगी और स्थिर अवस्था रह जाएगी और वहाँ पर बारिश ढेर सारी करेंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। दूसरा पॉइंट की बात करें कि इसके पश्चात अरब सागर शाखा नर्मदा एवं तापी नदी की घाटी में प्रवाहित होते हुए अमरकंटक में वर्षा करती हैं। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की बात करेंगे। तो इसी पॉइंट को हम आप पहले ही बता दें कि नर्मदा और तापी नदी की घाटी में प्रवाहित होती हैं। ये आपकी नर्मदा है और ये आपकी तापी नदी है। ठीक है, तो ये आपकी भ्रंश घाटियों में बह रही हैं और ये प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमोत्तर भारत में यानी अरब सागर में गिर रही हैं। तो दोनों नदियाँ ही अपनी भ्रंश घाटियों में बह रही हैं। भ्रंश घाटी का मतलब है कि पृथ्वी का वह स्थान जहाँ पर एक स्थल नीचे चला गया हो, धस गया हो जमीन के अंदर, और वहाँ पर नदी कौन बह रही है, आपकी नर्मदा नदी और तापी नदी। तो इन्हीं स्थलखंड जो नीचे चला गया है पृथ्वी की, उसी में हवाएं प्रवेश करती हैं और करते करते यहाँ पर अमरकंटक पर बारिश करती हैं। तो ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले पॉइंट की बात करेंगे। अगला पॉइंट है कि इसके बाद ये गुजरात के सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में गिर और मांडव पहाड़ियों से टकराकर वर्षा करते हैं। ठीक है, हम आपको बता दें कि हम दक्षिण पश्चिम अरब सागर शाखा की मानसून की प्रवेश की स्थिति को पढ़ रहे हैं, कैसे भारत में प्रवेश करते हैं। तो ये एक लेक्चर के माध्यम से भी प्रोफेसर होते हैं वो समझा देते हैं। तो वो आप यदि आपको लगता हो कि ये सही है तो नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से भारतीय जलवायु का अध्ययन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें पॉइंट है कि इसके बाद गुजरात के सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में गिर और मांडव पहाड़ियों से टकराकर वर्षा करती है, जिस कारण से गुजरात की बाकी हिस्सा में वृष्टि छाया प्रदेश क्षेत्र या वर्षा छाया क्षेत्र में आ जाता है और अधिकतर भाग सूखा रह जाता है। इसका मतलब क्या है, ये आपको समझ लेना चाहिए कि जैसे कि हम आपको बता दें कि ये आपको गुजरात का शेष हमने आपको हिस्सा बना दिया है। क्या होता है कि यहाँ पर मांडव और गिर पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, जब मांडव गिर पहाड़ियाँ इस प्रकार से हैं तो इनसे क्या होगा कि मानसून टकराएगा तो बारिश करेगा, लेकिन जब ये टकराकर उस तरफ इधर आएंगी तो ये ऊंचाई के साथ उठ जाएंगे और इसका ये जो वाला क्षेत्र रह जाएगा, बीच में खाली रह जाएगा, क्योंकि किसी स्वाभाविक है जब किसी दीवार से कोई हवा टकराती है, टकराने के बाद पहले ऊपर उठेगी, फिर ऊपर उठने के बाद कई किलोमीटर चलने के बाद फिर वो नीचे आएगी। तो उसकी जो पास की जो पहाड़ियों की पास की ज़मीन है उसकी उत्तर की तरफ की ज़मीन है, वहाँ पर बारिश नहीं होगी, तो उसे हम वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। और क्योंकि मांडव और जो गिर पहाड़ियों में तो वर्षा होती है, लेकिन शेष गुजरात का जो हिस्सा है वहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश की स्थिति बन जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं कि इसके पश्चात ये गुजरात राजस्थान में प्रवेश करती हैं और अरावली श्रेणी से सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर से टकराकर माउंट आबू में पर्याप्त वर्षा करती हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि अरावली श्रेणी कहाँ पर है, राजस्थान में है। अब पूछा जाएगा अरावली श्रेणी की सबसे उच्चतम चोटी कौन सी है, तो आपकी सबसे उच्चतम चोटी गुरु शिखर है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। गुरु शिखर पर एक माउंट आबू पर्वत है, वहाँ पर वर्षा ढेर सारी करती है, पर
ये पूरी अरावली श्रेणी पर वर्षा नहीं कर पाती हैं, क्योंकि अरावली श्रेणी का विस्तार इन पवनों दिशाओं के समानांतर है, जिस कारण से इन पवनों का इससे टकराव नहीं हो पाता है। इसमें कहने का तात्पर्य है कि जब भी कोई बारिश होगी तो वो कहीं ना कहीं टकराने से, जैसे कि हमने आपको बता ही दिया कि पश्चिमी घाट से जब ये टकराती हैं हवाएं तो ढेर सारी वर्षा करती है। लेकिन आपका जो गुजरात और राजस्थान की बात हम कर रहे हैं, ये आपका राजस्थान इधर ऊपर है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो अरावली पहाड़ी हैं वो इस प्रकार से फैली हुई हैं, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ इस प्रकार फैली हुई हैं। अगर अरावली इस आकृति में होती तो बारिश बहुत अधिक होती, क्योंकि टकराने से बारिश करती। लेकिन जो अरावली श्रेणियाँ हैं वो इस प्रकार से उत्तर पश्चिम आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की तरफ फैली हुई हैं, जिस कारण से ये हवाएं इनसे टकराती नहीं हैं और सीधी निकल जाती हैं। तो आपकी इसी कारण से अरावली श्रेणी की जो चारों तरफ के भाग है वहाँ पर बारिश नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इसी दिशा में मानसून जा रहा है, इसी दिशा में इसकी पहाड़ियाँ इस प्रकार स्थित हैं। तो इनसे टकराएगा तभी बारिश करेगा, लेकिन इनसे टकराता नहीं और मानसून इसी से निकल जाता है। यदि अरावली श्रेणियाँ इस प्रकार से होती हैं आपकी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की होती, तो इनसे हवाएं टकराकर ढेर सारी राजस्थान में बारिश करती हैं। इसी कारण से राजस्थान वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई पहाड़ नहीं है जिस कारण से हवाएं वो टकरा कर बारिश करें। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो ये पॉइंट आपका क्लियर, समानांतर इन पवनों से टकराव से नहीं, मतलब टकराने के बाद बारिश नहीं होती है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। हमने अभी दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी की शाखा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि बंगाल की खाड़ी शाखा भारत में दक्षिण पूर्व दिशा से प्रवेश करती है। प्रवेश करने के कारण पूर्वी घाट के समानांतर प्रवाहित होते हुए, जिस कारण से पूर्वी घाट के पर्वतों से नहीं टकरा पाता है और अतः वर्षा नहीं कर पाता है। तो ये पॉइंट कह रहा है कि इसमें जब आपका पूर्वी घाट है, यानी आपका तमिलनाडु से लेके आपके बंगाल की खाड़ी तक, लेकिन जब ये अरब सागर, आप दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है प्रवेश करती है, वो इस प्रकार से प्रवेश करती है। तो ये क्या होता है कि आपके पूर्वी घाट की पहाड़ों से ना टकराकर सीधी उसके समानांतर निकल जाती हैं हवाएं। तो इस कारण से यहाँ पूर्वी घाट में वर्षा नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि जब भी पहाड़ी और मानसून एक दूसरे के समानांतर होंगे तो वहाँ पे बारिश नहीं होती है, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट की बात करें हम, तो अगला पॉइंट है कि बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्व घाट के समानांतर प्रवाहित होते हुए सबसे पहले शिलोंग पठार के मेघालय में पूर्वोत्तर भारत से, यानी जो मेघालय वो आपका पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत आता है, ठीक है, से टकराती है। और यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर खासी पहाड़ियाँ पर वर्षा करती है, और यही मानस राम स्थित है। यानी खासी, यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ आपके मेघालय में, गारो, खासी, जयंतियाँ, ठीक है। गारो खासी यानी खासी पहाड़ी जो बीच की है उस पर अत्यधिक बारिश होती है। तो यहाँ पर एक आपका स्थल भी है, मासन राम स्थित है। यहाँ पे 1080 यानी 1080 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हम आपको बता दें कि ये आपका ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश से ऊपर ये आपका कौन सा है, आपका ये मेघालय, ठीक है। मेघालय क्या होता है कि जब ये मानसून हवाएं इस प्रकार प्रवेश करती हैं और आपकी मांडव पहाड़ी ये आपकी गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियों से टकराती हैं, तो यहाँ की जो आकृति है वो इस प्रकार से 3 आकृति है कि हवाएं इनमें घेर कर ही बारिश करती रहती हैं, और जब तक बारिश करती हैं जब तक कि बहुत मात्रा में यहाँ बारिश ना हो जाए, यानी यहाँ पर 1080 सेंटीमीटर से बारिश होती है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है कि इसके बाद बंगाल की खाड़ी शाखा असम की सूरमा घाटी में प्रवेश करती है और तथा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में प्रवेश करते हुए यहाँ पर्याप्त वर्षा करती है। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि किस बात से वो इंडिकेटर कर रहे हैं। तो
ये आपका पूर्वोत्तर भारत का नक्शा है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर आपकी गारो खासी जयंतियों पर ढेर सारी वर्षा करती है। इसके बाद असम में प्रवेश करता है। क्या प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जब मानसून सूरमा घाटी, सूरमा घाटी कहाँ है? असम में आपकी सूरमा घाटी है। सूरमा घाटी में प्रवेश करते हैं तो उसके बाद यहाँ ढेर सारी वर्षा करती है और आपकी ब्रह्मपुत्र नदी जो आपकी तिब्बत से निकल के आती है और इस प्रकार से भारत में प्रवेश कर बांग्लादेश में चली जाती है, तो ठीक है। और इसके बाद फिर जो ब्रह्मपुत्र घाटी है उसमें भी ढेर सारी वर्षा करती हैं। कौन करते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा वाला जो मानसून है वो आपका यहाँ पर ढेर सारी वर्षा करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप समझ ही गए होंगे। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। अगला पॉइंट है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा की एक शाखा पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और वह वहाँ से कोलकाता होती हुई उत्तर भारत में मैदान में प्रवेश करती है और ये पटना, इलाहाबाद, कानपुर होती हुई दिल्ली तक जाती है। तो ये भी पॉइंट कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है। आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, पटना, इलाहाबाद, कानपुर और दिल्ली, ठीक है। तो आप सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? तो आप सबसे कम अगर बात करें तो सबसे कम जो बारिश होगी वो आपकी कानपुर में होगी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कोलकाता में बारिश होगी। तो हम आपको बता दें बात कहाँ की चल रही है, आपका प्रायद्वीपीय भारत है और ये आपका पूर्वोत्तर भारत है, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत की दिशा है इधर, ठीक है। आप समझ गए होंगे। नक्शा कम थोड़ा इस पे डायग्राम पे कम बन पाता है स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है कि ये कह रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो इस प्रकार से यहाँ से एक चली जाती है। तो आपके कहाँ से गारो खासी जयंतियों पर पहाड़ी पर वर्षा करती हुई सूरमा घाटी यानी सूरमा असम की घाटी प्रवेश करती है और यहाँ से फिर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में बहुत ही बारिश ढेर करती है। एक उसकी शाखा इस प्रकार से उत्तर भारत की तरफ चली जाती है, यानी आपके कलकत्ता जाएगी, फिर आपकी पटना जाएगी, फिर आपके इलाहाबाद जाएगी, फिर दिल्ली और फिर कानपुर जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से एक शाखा इधर पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है और ढेर सारी वर्षा यानी बड़े बड़े महानगरों होती हुई करती है। तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे कि एक शाखा आपकी पूर्वोत्तर भारत की तरफ जाती है और एक शाखा आपके पश्चिमोत्तर भारत की तरफ चली जाती है, ठीक है। ये आपकी कहाँ? बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। तो दिल्ली तक जाती है और दिल्ली पश्चिम क्या है कि दिल्ली से और पश्चिम की तरफ ये शाखा वर्षा नहीं कर पाती हैं। यानी ये भी आपको याद रखना है कि जितना समुद्र से दूर हवाएं चलती जाएंगी नमी वहाँ पर बारिश कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा की पवनें राजस्थान में प्रवेश करती हैं तो ये तब इन्हें अरावली पर्वत से टकराकर वर्षा करनी चाहिए, परंतु वर्षा नहीं हो पाती। इसके 2 प्रमुख कारण हैं, ठीक है। तो हम पहले प्रमुख कारण जान लेते हैं फिर हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो पहला कारण है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पवनों की नमी की मात्रा कम हो जाती है। पहला पॉइंट है कि जो यहाँ तक जो अरावली पहाड़ियों तक जो हवाएं हैं यानी पवनें हैं वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वर्षा की जो उनमें नमी की मात्रा है वो कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट है कि राजस्थान के ITCZ क्षेत्र का क्षेत्र जिस कारण यहाँ की भूमि काफ़ी गर्म होती है, अतः यहाँ पहुँचते ही इनमें अपेक्षित आर्द्रता बढ़ जाती है जिस कारण से उनके जल ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। जब जल ग्रहण क्षमता करेंगी तो बारिश नहीं करेंगी उस दौरान, ठीक है। अतः राजस्थान के दक्षिण पश्चिम मानसून की ना तो अरब सागर शाखा से वर्षा कर पाती और ना ही बंगाल की खाड़ी से वर्षा कर पाती हैं। वास्तव में बंगाल की खाड़ी शाखा कुछ ही वर्षा करती जो कि पवनों की नमी की मात्रा में निर्भर करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम आपको समझा दें कि ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है और ठीक है। तो हमने आपको थोड़ा भारत इंडिया के नक्शा के बारे में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी शाखा है वो आपकी एक तो उत्तर पूर्वोत्तर भारत की तरफ मुड़ जाती है जो आपकी गारो खासी जयंतियाँ होते हुए सूरमा घाटी से और ब्रह्मपुत्र घाटी तक बारिश करती है। एक जो शाखा है वो आपकी कलकत्ता से यानी दूसरी उत्तर भारत की तरफ मुड़ जाती है और कलकत्ता होते हुए आपकी पटना
पटना और आपकी इलाहाबाद और आपकी दिल्ली होते हुए इस तरह से राजस्थान में जाती है, ठीक है। तो और हमने दो शाखाओं के बारे में बात करे थे, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा और आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के बारे में बात कर रहे हैं। ये पॉइंट हम यहाँ क्लियर करना चाहते हैं कि राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती है। दोनों मानसून की हवाएं आने के बावजूद भी राजस्थान में बारिश नहीं होती। इसका प्रमुख कारण है कि यहाँ पर अरावली जो पहाड़ी है, जब बारिश आपके यहाँ पर आप क्लियर कर ही चुके हैं कि जब मानसून की जो अरब सागर शाखा आती, अरब सागर शाखा यहाँ से राजस्थान से गुजरती है, तो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपके मानसून के समानांतर हैं, जिस कारण से टकराकर बारिश नहीं कर पाती हैं। लेकिन जी आपको बता दें कि जब पश्चिम बंगाल की शाखा भारत में, उत्तर भारत में प्रवेश करते हुए आपकी कोलकाता, पटना और आपके इलाहाबाद, दिल्ली होते हुए जब राजस्थान में जाती हैं, तो अरावली की पहाड़ी समानांतर नहीं है। यानी यहाँ पर ढेर सारी बारिश होनी चाहिए, लेकिन इस ढेर सारी बारिश ना होने का प्रमुख कारण है कि यहाँ की जो वायु, जो नमी की मात्रा थी, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है राजस्थान पहुँचते पहुँचते, क्योंकि बारिश यहीं शुरू आपकी इलाहाबाद और पटना, दिल्ली और कोलकाता में ही बारिश हो जाती है, जिसके कारण राजस्थान में पहुंचते पहुंचते उसमें वायु में नमी की कमी हो जाती। जब नमी की कमी हो जाएगी तो बारिश नहीं होगी, तो इस कारण राजस्थान वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। बारिश तो होती है लेकिन इतनी नहीं होती कि वहाँ पर खेती ढंग से की जा सके। हाँ, वहाँ पर 10 सेंटीमीटर, जैसे कि जैसलमेर है, तो आपके पश्चिमोत्तर जो राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान, वहाँ पर बारिश नहीं होती है, लेकिन अब काफ़ी विकसित हो चुकी है। वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर के द्वारा कई अब अच्छी क्रांति आई है, हरित क्रांति के माध्यम से वहाँ पर खेती की जाती है, ठीक है। तो ये हम आपको पॉइंट क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ पर दक्षिण भारत की जो मानसून शाखाएं दो हैं, आपकी पूर्वोत्तर, आपकी एक बंगाल की खाड़ी की शाखा और आपकी एक अरब सागर शाखा, दोनों की मानसून से पश्चिम बंगाल और ये अरब सागर शाखा से राजस्थान में बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि ये तो एक अरब सागर शाखा है, उसका समानांतर होती है आपकी अरावली श्रेणी, और पश्चिम बंगाल की दक्षिण पश्चिम मानसून की जो शाखा है वो उसके समानांतर, अरावली के समानांतर होने के बावजूद भी वर्षा इसलिए नहीं करती क्योंकि वहाँ की नमी की मात्रा, जो हवाएं वहाँ तक पहुँचती हैं तो नमी की मात्रा खत्म हो जाती है, जिस कारण बारिश नहीं होती। और वहाँ पर पहले से अत्यधिक गर्मी अधिक होने के कारण ये हवाएं ऊपर उठ जाती हैं तो बारिश नहीं होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है कि अतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून से न तो अरब सागर शाखा वर्षा कर पाती और ना ही बंगाल खाड़ी शाखा वर्षा करती। वास्तव में बंगाल की खाड़ी शाखा कुछ वर्षा करती है, जो कि पवनों की नमी की मात्रा पर निर्भर करता है, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अगले पॉइंट की हम बात कर लें। अगला पॉइंट है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा पवनें जब कोलकाता से उत्तर भारत में मैदानों में प्रवेश करती हैं, तो फेरल के नियमानुसार क्या है कि कोरियालिज्म बल के कारण पवनें अपने मार्ग से दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, और ये हिमालय की शिवालिक श्रेणियों की तरफ। तो यानी हम आपको फिर बता दें कि ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, और एक शाखा जब इधर उत्तर भारत की तरफ मुड़ती तो ये आपका क्या है, हिमालय है। तो फेरल का नियम कहता है कि हमेशा जब ये प्रवेश करेंगे तो इस प्रकार से हवाएं यदि इस प्रकार जा रही हैं तो वो इधर के इस प्रकार से मुड़ जाएंगे, इस प्रकार। तो यानी हवाएं ये जा रही हैं तो अब ये अरावली श्रेणियों से इस प्रकार से शिवालिक श्रेणियों से टकराएंगे इस प्रकार से, क्योंकि दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। ये किसका नियम, फेरल का नियम है कि सभी अब हिमालय से टकराएंगी, ठीक है। तो वही पॉइंट लिखा है कि फेरल के नियमानुसार कोरियालिज्म बल के कारण ये पवनें अपने दाहिनी अपने मार्ग से दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, और यानी हिमालय की शिवालिक श्रेणियों की तरफ, जिस कारण से शिवालिक श्रेणियों में दक्षिणी ढालों पर अच्छी खासी वर्षा प्राप्त होती है। इसी कारण प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर उत्तर भाग पर वर्षा नहीं हो पाती है। इसी कारण से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ बुंदेलखंड क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। तो ये हमने आपसे बात की है दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाओं के बारे में, अरब सागर शाखा और पश्चिम बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में समझा, मानसून के बारे में समझा। यदि आपने वीडियो को अच्छी तरह समझा है तो आप दोबारा इसे पॉज करके समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।